Hello everyone, how all are you? Welcome back to my YouTube channel and sorry for not uploading the videos in a long time, but yeah, today I will upload the video on major crops. Okay, कि मेजर क्रॉप्स कैसी होती हैं, उनके लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें से कौन सी मेजर क्रॉप्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एज एन आईएएस ऑफिसर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया में किस चीज़ की खपत और किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। गॉट इट। तो हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइस के बारे में, देन वीट के बारे में, देन मिलेट्स के बारे में, देन बाजरा, रागी, इन सब के बारे में। उसके बाद दालों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चावल। तो चावल जो है बेसिकली एक खरीफ रीजन की क्रॉप है। ठीक है, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए, यानी कि सूरज की गर्मी चाहिए। और पानी कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर मतलब पानी चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए कितना पानी लगता है, पता है? 1 टन पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से आप देख लो कि जितना आप, इस वजह से कहते हैं कि हम चावल खा रहे हैं तो हम बेसिकली पानी की रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है। और हमारे यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे जो चावल का प्रोडक्शन है वो हाई क्वांटिटी में होता है। और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरिया यानी कि ईस्ट कोस्टल एरिया और साउथ वेस्ट कोस्टल एरिया और साउथ कोस्टल एरिया, यहाँ पे जो होता है इनका जो प्रोडक्शन होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो ये था राइस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, और राइस के बारे में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि ये अपनी जो इंडिया है सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है राइस की पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना। ओके, कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे राइस के, क्योंकि साउथ इंडिया में मोस्टली राइस ही खाया जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में वीट एंड राइस दोनों फेमस है। चलते हैं वीट के ऊपर। वीट जो है हमारी, उसको 75 सेंटीमीटर रेनफॉल पर क्रॉप चाहिए। ठीक है, उसको जो टेम्परेचर है बेसिकली जब उसको ग्रो किया जाता है, जब उसको सीड वगैरह उगाया जाता है, उस टाइम पे उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। लेकिन जब उसको पकने का टाइम होता है, गेहूँ पकने का टाइम, तो उसको प्योर सनशाइन मतलब पूरी धूप चाहिए होती है, टेम्परेचर उसको ज़्यादा चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से पक सके। ठीक है, और हमारे यहाँ पे गेहूँ जो होते हैं उनके 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो उगाए जाते हैं। एक तो पहला रीजन है गंगा सतलुज प्लेन्स है, वहाँ पे मोस्ट क्वांटिटी होती है वीट की। दूसरा, दक्कन के पठार में जो ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे जो वीट होते हैं वो हाई क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। ठीक है, वीट के बेसिस पे देखा जाए तो हमारी कंट्री जो है वो मोस्ट 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर ही अंदर इन्वॉल्व रहता है। हमारे यहाँ पे मोस्ट कंज्यूमिंग कंट्री में माना जाता है वीट के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग देखे तो वीट मतलब गेहूँ। ठीक है, और मोस्ट प्रोड्यूसिंग कौन से हैं? ये गुजरात, मध्य प्रदेश, और ये ऊपर वाले रीजन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन जो है वो मोस्ट, और नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है जहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम आगे देखेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिलेट्स में कौन सी 3 फसलें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आती हैं। वो है बाजरा, रागी रागी और भी एक तीसरी इंपॉर्टेंट फसल है वो भी आती है, उसके बारे में आपको बताऊंगी आगे। लेकिन पहले बाजरा के बारे में सुनो। बाजरा जो होता है बेसिकली वो आपको पता है कि रेतीली जो मिट्टी होती है उस पर मोस्टली ग्रो करता है, उसको पानी की कम जरूरत होती है और वो ड्राई रीजन में इजिली ग्रो कर जाता है। इस वजह से ये जो बाजरा होता है साउथ इंडिया में और बेसिकली राजस्थान वाले एरिया में मोस्टली और मोस्ट प्रोबेबली ग्रो कर जाता है। अब हम देखते हैं रागी के बारे में। रागी जो है बहुत न्यूट्रिशियस क्रॉप है। ये इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन सारे जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और जो बेसिकली रागी होती है वो रेन फेड क्रॉप होती है, इसको बारिश अच्छी तरीके से चाहिए होती है ताकि इसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे मेज़ के बारे में। मेज़ मतलब मक्का जो है बेसिकली वो एक हमारी फॉडर भी है और एक हमारा फूड भी है। फॉडर मतलब जो गाय भैंस को खाने का चारा होता है, फूड मतलब जो हम लोग खाते हैं। तो बेसिकली जो मिलेट्स यानी कि बेज यानी कि मक्का, तो इसको बेसिकली ये जो एलुवियल सॉइल पे आराम से ग्रो कर जाती है। ठीक है, और ये जो मक्का है बेसिकली बिहार में इसको रबी क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जबकि और अदर रीजन में जो मक्का है उसको खरीफ क्रॉप के नाम से उगाया जाता है। और आपको पता है कि खरीफ क्रॉप में उनको क्या चाहिए होता है, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है और उनको टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब हम आते हैं पल्सेस पे। हमारे यहाँ पे पल्सेस भी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में उगाए जाती हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो पल्सेस के वो हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हर क्वालिटी की हर डिफरेंट वैरायटीज़ की जो पल्सेस है वो अवेलेबल है। और
उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सारी दाल, मसूर की दाल, सारी दाल अवेलेबल हैं। और हमारे यहाँ पे दाल की खेती क्यों की जाती है? ताकि जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो मृदा है, उसकी जो रिप्लेनिशमेंट पावर है, यानी कि उसको अपने आप को सिक्योर करने की, या फिर उसको अपने आप को रिप्लेनिश करने की, या फिर अपने आप को दोबारा से जीवित करने की जो पावर है वो अपने आप रहती है। तो जो पल्सेस होती है वो उसमें हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि पल्सेस जो होती है, जो दाल होती है, वो उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो रूट्स होते हैं, उसके अंदर ना राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली प्रेजेंट पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसको कन्वर्ट करके वो सॉइल के अंदर ले जाती है, और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी रेट है, तो उसको बढ़ा देती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो कोई भी क्रॉप करने के बाद, जैसे गेहूं चावल करने के बाद मोस्टली क्या करते हैं, दाल उगाते हैं, क्योंकि उससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो सॉइल है वो उर्वरक बन जाती है, अच्छे से प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, तो ये था। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, अरहर दाल। अरहर दाल के बारे में क्या है कि ये जो होती है वो फर्टिलिटी में, रिप्लेनिशमेंट में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, बाय बाय।